केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है ये आपने एएस में भी जो है वो पढ़ा है, मतलब केसी और केपी का जो कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा अगर आप पहले इसके लर्निंग आउटकम्स देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो कुछ आपने एएस में पढ़ा था और जो अब आपने एट में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम एएस के लर्निंग आउटकम्स को देखें, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में एएस में आपने व्हाट इज मेंट बाय रिवर्सिबल रिएक्शन, ये ऑब्वियसली क्लियर होगा आपको। व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। सो वी नो कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, that is called chemical equilibrium, and the concentration of reactants and products remain constant. So chemical equilibrium की जो main आप कह लें कि main feature है कि concentrations reactant और product की constant हो जाती है। ये AS के topics की बात हो रही है, सही है। Understand the need for a closed system in order to establish dynamic equilibrium. Equilibrium obviously closed system में establish होगा. Define Lee-Chatellier's principle as if a change is made to a system at dynamic equilibrium, the position of equilibrium moves to minimize the change. ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या था कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे या कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो उससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। और फिर तीन फैक्टर्स थे, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। Then use the Lee-Chatelier principle used qualitatively the effect of changes of temperature, concentration, pressure, or presence of the catalyst on a system at equilibrium. तो catalyst का तो कोई इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर का हमने पढ़ा था कि इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो सारी चीजें आपने एएस में पढ़ी। Deduce expressions for equilibrium constant in terms of concentration Kc. Kc की expression Kc is equals to concentration of product upon concentration of reactant. Use the term mole fraction and partial pressure. Partial pressure और mole fraction याद है ये? Mole fraction क्या होता है, partial pressure क्या होता है जी बेटा? अच्छा चलें देखें, इसको हम एक दफा देख लेते हैं। Partial pressure यानी Kc क्या था? Kc was equilibrium constant in terms of concentration. ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते थे? Kc is equals to concentration of product upon concentration of reactant. और कंसंट्रेशन जो है ये इसका यूनिट हम क्या लेते थे? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल्स पर डीएम क्यूब। मोल्स पर डीएम क्यूब, तो जिसकी वजह से आप जब भी इक्वेशन बनाएंगे तो केसी का जो यूनिट होगा ये वेरिएबल होगा। ठीक है, तो केसी हैज नो फिक्स्ड यूनिट। ठीक है, ऐसे फिर हम बात कर रहे थे कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर जो है ये टर्म यूज होती है बेसिकली जब आप केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्शियल प्रेशर को मैं डिफाइन करता हूँ, बट इसको आप पहले ये पॉइंट नंबर 6 देखें। डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड यूज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो केपी क्या था? केपी वाज पार्शियल प्रेशर, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। Kp is equilibrium constant in terms of pressure। और ये हम कब यूज करते हैं या कब इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल in terms of pressure लिखते हैं? When we have gas present in the system. Used when we have gas present in the system. ठीक है, तो if system has gas present in it, then we use Kp because for gas calculation of pressure is much easier as compared to the calculation of concentration. ठीक है, so Kp, the formula for Kp is equals to partial pressure of product upon partial pressure of reactant. Okay, this was the formula for Kp. और आप कह सकते हैं कि sum of, ये साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? sum of जितने भी all the reactants, उनका जो सम होगा
उनके पार्शियल प्रेशर्स का सम, तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड। नाउ व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ऑल्दो ये हमने एएस में पढ़ा था। तो पार्शियल प्रेशर जो है ये क्या है, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? Let's say if we have a system of gas, if we have, let's say this is a system of gas in which we have mixture of gases present, and we have different gases and these gases are not reacting with each other. So let's suppose these are particles of gas A, then we have particles of gas B, and then we have particles of gas C, right? So we have different gases present in this system, and these gases, this is a mixture of unreactive gases. Yeah, this is a mixture of unreactive gases. So basically, what is partial pressure? Partial pressure is the pressure exerted by the molecules of a specific gas. Let's say pressure exerted by molecules of A, because gas कैसे pressure exert करती है? By hitting the walls of container. So partial pressure क्या है? It is the pressure. It is the pressure exerted by particles of a specific gas in a mixture of unreactive gases. ठीक है, तो किसी भी मिक्सचर में किसी एक पर्टिकुलर गैस के पार्टिकल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड, लेट्स से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वुड बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स ऑफ गैस ए। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पी सब ए, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और इसको कैलकुलेट कैसे करते थे? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एन ए क्या है? एन ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और एन टी क्या है? दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय पी टोटल प्रेशर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है, सो वी यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें ये जो फ्रैक्शन है आपके पास, आप कह सकते हैं कि दिस एन ए ओवर एन टी, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए अपॉन एन टी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो किसी भी गैस के मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड करेंगे तो दैट वुड बी द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आ गए आपके पास, पार्शियल प्रेशर भी आ गया और नंबर, तो ये आपने एएस में पढ़ा था, मैं जस्ट सिंपल इसको रिकॉल करा रहा था। हाँ जी, क्लियर है, ये समझ आ गया? ठीक है जी, चलें, तो ये हमने पिछला रिकॉल कर लिया। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यूज द केसी एंड केपी एक्सप्रेशंस टू कैरी आउट कैलकुलेशंस। वो आपने केसी केपी की कैलकुलेशंस की थी, अभी फिर दोबारा पी4 में आपको वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब दोबारा एक दफा देख रहे हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये केसी और केपी की कैलकुलेशंस जो हैं, अभी हमने इनको आगे यूज भी करना है, और एएस में जैसी आपने कैलकुलेशंस की थी एज इट इज वो कैलकुलेशन पी4 में भी आ जाती है। Calculate the quantities present at equilibrium given appropriate data, ये वही calculations का part है। State whether change in temperature, concentration or pressure or the presence of catalyst affect the value of equilibrium constant for a reaction। तो आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि the value of Kc is temperature dependent। Kc की जो वैल्यू है ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। Describe and explain the conditions used in Haber process and contact process। ठीक है, तो ये सारा आपने इक्विलिब्रियम एएस में पढ़ा था। फिर उसका सेकंड पार्ट था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो ये नेम्स ऑफ कॉमन एसिड्स आ गए, नेम्स ऑफ कॉमन एल्कलीज। देन डिस्क्राइब द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो अगर आपको याद हो तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, क्योंकि अब हमने यही जो थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस था इसी को आगे कंटिन्यू करना है, जो हमारे ए2 के टॉपिक्स होंगे वो भी आप आगे देख लेंगे, बट थोड़ा सा जरा हम रिकॉल कर लेते हैं ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड
Lorry theory of acid and base. According to this theory, in a chemical reaction, a substance which donate proton, what is acid? Acid क्या है? Acid is proton H plus donor. Proton donor is acid. During a chemical reaction, if a substance donate proton, proton आप किसे कह रहे हैं? H plus ion को. Because hydrogen में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पीछे क्या रह गया? H plus ion. Acid is a proton donor and base क्या है? Base is proton H plus acceptor. ठीक है, तो ये बेस हो जाएगी. तो acid is proton donor and base is proton acceptor. So let's suppose if we have a chemical reaction, let's say if we say HA is an acid and it reacts with water. If we add HA into water, right? And now in this chemical reaction, what would happen? If you're saying HA is an acid, that means it would be a proton donor and it will donate its proton to water. ठीक है जी. HA जो है ये proton donate करेगा water को. And why water can accept proton? Because water has these two lone pairs available. So water through its lone pair attract the H plus ion, makes a dative bond. So from H2O it converts into H3O plus. Dative bond formation हो जाएगी. H3O plus बन जाएगा. Plus ये जो HA है, once it loses proton, it becomes A minus. So because in this chemical reaction, HA is losing proton, is donating proton. ठीक है, HA क्या कर रहा है? Is losing proton. H plus ion. That's why it is an acid. And water is acting as a proton acceptor. That means water is a base or Bronsted base. ये base हो जाएगा. In this chemical reaction, water is acting as a base. जी, clear है बेटा ये भी आपने पढ़ा था, तो मैं जरा पिछली चीज एक दफा रिकॉल कराना चाह रहा हूँ ताकि फिर हमें आगे समझ में आए जो चीजें हमने पढ़नी है. तो ये प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ब्रॉन्स्टिक थ्योरी, ये याद आ गई आपको? क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा दैट वुड बी एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा. हाँ जी, क्लियर है? ये सबको क्लियर है? ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें. Describe strong acids and strong bases as fully dissociate in aqueous solution and weak acid and weak base as partially dissociate. तो ये तो मेरे ख्याल है सबको क्लियर होगा. ओ लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स completely ionized होते हैं, weak acids partially ionized होते हैं. Appreciate that water has a pH of 7 and solutions pH of below 7 and alkaline acid solutions pH of below 7 and alkaline solution pH of above 7. Explain qualitatively the difference in behavior between strong and weak acid, including the reaction with a reactive metal. तो strong acid होगा तो वो तेजी से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन रेट जो है वो हाई होगा. weak acid स्लो रिएक्ट करेगा. and difference in pH values. strong acid की pH value it lies between 1 to 3 and weak acid near to 7. ठीक है, around 3 to less than 7. And universal indicator के जो कलर होते हैं, for strong acid it shows red color and for weak acid it shows yellow color or orange color. ठीक है, use of a pH meter, universal indicator और conductivity. Strong acids are good conductors because number of ions काफी ज्यादा होते हैं and weak acids are bad conductors or moderate conductors. तो आप strength जो है वो चेक कर सकते हैं based on conductance. यानी ये तीन different methods हो गए आपके पास कि आप कंडक्टिविटी की बेसिस के ऊपर स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं और थ्रू यूनिवर्सल इंडिकेटर आप स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं और थ्रू पीएच मीटर आप चेक कर सकते हैं. तो पीएच मीटर पे अगर लो रीडिंग आएगी दैट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड है. यूनिवर्सल इंडिकेटर पे अगर रेड कलर आएगा दैट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड है. और हाई कंडक्टिविटी आएगी तो दैट मींस के स्ट्रॉन्ग एसिड. और इसके ऑपोजिट वीक एसिड हो जाएगा. अंडरस्टैंड that neutralization reaction occurs when H ion and OH ion forms water. Understand that salts are formed in neutralization reactions
Sketch the pH titration curve of titration using combination of strong and weak acids with strong and weak alkalis. Select suitable indicators for acid-base titration giving appropriate data. तो ये pH titration ग्राफ जो है ये भी आपको याद होंगे, ये भी एक थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं. pH titration graphs, pH ग्राफ्स कहते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो pH ग्राफ होते हैं ये क्या करते हैं, इट explain how the pH is changes during the course of neutralization reaction. So it explains how the pH is changing during the course of reaction when an acid reacts with base. ठीक है, जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो अब ये जो टाइट्रेशन, बेसिकली ये टाइट्रेशन रिएक्शन होते हैं जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन. और टाइट्रेशन जो है वो आपको याद होगा, आपने पढ़ी थी कि ये 4 डिफरेंट टाइप्स की हैं. तो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस. ठीक है, इसमें नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, नंबर 2 weak acid strong base titration, number 3 strong acid weak base titration, and number 4 weak acid weak base titration. ठीक है, हमने सिर्फ ये 3 जो है वो डिस्कस करनी है. आपके सिलेबस में ये 3 डिफरेंट टाइप की टाइट्रेशन हैं. तो फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH, this gives NaCl plus H2O. ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन होगी. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, वीक एसिड लेट्स से आपने इथेनोइक एसिड वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH gives CH3COONA plus H2O. ठीक है, इसी तरीके से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस HC and we get ammonium. फिर इनके टाइट्रेशन ग्राफ थे. अब वो मैं ग्राफ यहाँ बना तो नहीं रहा, अगर आप इस वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लें, रिवर्सिबल रिएक्शंस में आपको ये पीएच ग्राफ मिल जाएंगे. मैं जस्ट एक थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूँ किस टाइप के ग्राफ थे ये, क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशंस में जरूरत पड़ेगी इनकी. एक दफा इनको वहां से देख लीजिएगा अगर ध्यान में नहीं है. इसमें क्या होता है कि वाई एक्सिस पे पीएच होती है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एडेड, जो चीज ब्यूरेट में होती है जिसे हम टाइट्रेंट कहते हैं. वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, टाइट्रेंट क्या होता है, विच इज इन ब्यूरेट, जो चीज आप ऐड कर रहे होते हैं. ठीक है, इन सेंटीमीटर क्यूब. तो ये पीएच ग्राफ जो है, लेट्स सपोज इफ यू आर ड्राइंग अ पीएच ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वी आर एडिंग एसिड इनटू बेस, यानी लेट्स सपोज कि आपके पास ये ब्यूरेट है. ठीक है, ये ब्यूरेट का टैप है और ये कॉनिकल फ्लास्क. ठीक है, अब वी आर एडिंग एसिड इनटू बेस, वी आर एडिंग एसिड इनटू बेस. तो दैट मींस कि कॉनिकल फ्लास्क में क्या मौजूद है, बेस मौजूद है. कॉनिकल फ्लास्क कंटेन बेस प्लस सम इंडिकेटर, और ब्यूरेट में क्या मौजूद है, एसिड मौजूद. इट्स ब्यूरेट कंटेन एसिड. वी आर एडिंग एसिड इनटू बेस. तो इसका मतलब कॉनिकल फ्लास्क में क्योंकि बेस मौजूद है तो फ्लास्क की जो पीएच होगी, स्टार्टिंग पीएच वुड बी बेसिक. कि फ्लास्क में भी बेस मौजूद है तो लेट्स से स्टार्टिंग पीएच जो है वो बेसिक होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो सपोज इट वुड बी 13 और 14. ठीक है, अब जैसे जैसे एज वी स्टार्ट एडिंग एसिड इनटू दिस सॉल्यूशन तो पीएच चेंज होगी और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा, और अल्टीमेटली इफ वी ऐड acid in conical flask in excess, once acid is in excess तो pH जो है वो एसिडिक हो जाएगी. तो लास्ट में
यानी स्टार्टिंग पीएच क्या थी, बेसिक, और एंडिंग पीएच क्या होती है, एंडिंग पीएच व्हेन एसिड इज इन एक्सिस, तो एसिडिक पीएच हो जाएगी। तो लेट्स से एंड में आते आते आपकी जो पीएच है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, तो ये आपकी स्टार्टिंग पीएच होगी और ये एंड वाली पीएच होगी। तो जो पीएच ग्राफ है ये कुछ इस टाइप के बनते हैं कि फिर आपको वॉल्यूम नोट करना होता है कि कितने वॉल्यूम पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है। बट मैं एक जस्ट रफ ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ कि इस टाइप का ग्राफ जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाइफिनेशन। ठीक है, जिसमें ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मिड पॉइंट जो है वो बताता है कि जी न्यूट्रलाइजेशन ये इक्विवेलेंस कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इसको आप एक दफा वीडियोस में देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। बट ये इस टाइप के ग्राफ बनते हैं। हाँ जी, क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है जी, तो ये हमने एएस में जो कुछ भी पढ़ा था उसको एक दफा रिकॉल कर लिया, रिमाइंड, मतलब ये आपके जहन में आ गया होगा। आप एक दफा खुद से भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एएस में जो आपने पढ़ा है ये चैप्टर जो है ये लिंक कर रहा है एएस के टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा था, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पास पेपर्स में मिलेंगे। और जो चीज हमने अभी पढ़नी है वो भी लिंक में है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको वो पिछला जो है वो याद दिला दिया। अब आ जाते हैं हम थोड़ा ए2 के टॉपिक्स पे कि ए2 में हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पे ए2 में देखें तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, अंडरस्टैंड एंड यूज द टर्म कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। मतलब वही एसिड बेस है, यहाँ पे आपने इसको ये इसमें एंड किया है कि वही एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये नई टर्म्स जो है वो कुछ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो ये जरा हमें थोड़ा सा देखना है कि व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। ठीक है, तो अब ये हमारा ए2 सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो रहा है फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, conjugate acid and base। अब लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। सपोज इफ वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड which is a strong acid and we add it into water। ठीक है, तो we know this thing कि क्या होगा, HCl will donate proton to water and water will accept it because water के पास lone pair मौजूद है। तो once water accepts proton it becomes H3O plus प्लस, और ये HCl जो है दिस बिकम्स Cl माइनस। यानी यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बॉन्ड्स की फॉर्म में देखें तो क्या हो रहा है, HCl जो है ये पोलर बॉन्ड है, Cl पार्शियल नेगेटिव। इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर लें कि H2O, water has two lone pairs available and we have HCl molecule in which Cl is partial negative and hydrogen is partial positive। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन Cl खींच रहा है। तो जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो बिकॉज वाटर हैज दीस लोन पेयर्स अवेलेबल, तो वाटर के जो लोन पेयर हैं वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड दे विल ट्रांसफर, ऑक्सीजन विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा, और हाइड्रोजन एक वक्त में एक ही बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएंगे। So once hydrogen transfers its electron density towards, once oxygen transfers its electron density towards hydrogen, these two electrons will move towards Cl and we get Cl minus। Cl का बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो H है ये ऑक्सीजन के साथ आके कनेक्ट हो जाएगा, we get HOH। और ये एक नया बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड जो है फॉर्म हो जाएगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बच गया। तो ये इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दिस इज हाइड्रोनियम आइन कहते हैं या हाइड्रोक्सोनियम आइन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्लियर है ये?
ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि HCl जो है इज एक्टिंग एज अ प्रोटॉन डोनर। HCl इज एक्टिंग एज अ प्रोटॉन, ठीक है, हम सिंपल कह सकते हैं कि HCl इज एक्टिंग एज अ प्रोटॉन डोनर। तो दैट मीन्स कि HCl इज एसिड, ठीक है, एंड वंस एन एसिड लूजेस प्रोटॉन, ठीक है, जब HCl ने प्रोटॉन लॉस कर दिया, ठीक है, अब अगर आप देखें, और वाटर जो है ये क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, चलिए पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। वाटर जो है इज एक्टिंग एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, that means water is acting as a base. Now let's assume if backward reaction occurs, अगर यहाँ पे, ये तो आपने फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की ना, अब अगर यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन होता है, तो इन बैकवर्ड रिएक्शन these two particles will be the reactants, बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स होंगे। और अब बैकवर्ड रिएक्शन में अगर हाइड्रोक्सोनियम आयन H3O प्लस और Cl माइनस के दरमियान रिएक्शन होता है, तो आप बताएं प्रोटॉन डोनर कौन होगा, H3O प्लस प्रोटॉन डोनेट करेगा या Cl माइनस। और देखिए बैकवर्ड रिएक्शन जब होगा तो आपको HCl मिलेगा और H2O मिलेगा, तो दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो मुझे बताएं बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोटॉन डोनेट कौन करेगा, H3O प्लस या Cl माइनस, विच विल डोनेट प्रोटॉन। H3O प्लस, ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में, इन बैकवर्ड रिएक्शन H3O प्लस जो है this will donate proton. In backward reaction, this will be proton donor. ये proton donate करेगा, that means in backward reaction, H3O plus will act as an acid and Cl minus क्योंकि ये proton acceptor होगा, तो this will act as a base. तो अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो Cl माइनस था, this was coming from HCl, तो हम कहते हैं कि once an acid loses a proton, किसी भी एसिड में से जब आप प्रोटॉन निकालेंगे, so the negative ion which we get, once an acid loses proton, we get a negative ion, and that negative ion will act as a base in backward reaction, and we call it conjugate base. ये क्या कहलाएगी? This would be called conjugate base. Conjugate हम आगे चलकर define करेंगे, but अभी आप ये simple ध्यान रख लें कि once an acid loses a proton, once an acid loses a proton, it becomes a conjugate base. ठीक है जी, it becomes a conjugate base. For example, तो ये जो conjugate base होगी, this would be a negative ion because आपने प्रोटॉन लॉस किया एसिड में से, तो नेगेटिव आयन बनेगा। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जी HCl, तो HCl का conjugate once it loses proton we get Cl minus, so we can say कि HCl is acid, HCl is acid and Cl minus is its conjugate base, ठीक है। तो these HCl and Cl minus they can also be called conjugate pairs, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई टर्म भी आप देख लें कि HCl and Cl minus are conjugate pairs, ठीक है, these are called conjugate pair. For example, अगर लेट्स से हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3, so once HNO3 loses proton we get NO3 minus, so that means HNO3 is an acid because it is losing proton, and nitrate is a conjugate base, and we can say that HNO3 and nitrate ion they are conjugate pair. Likewise, if we have ethanoic acid, which is a weak acid, so once ethanoic acid loses a proton, we get CH3 COO negative. All right. So ethanoic acid is acting as an acid, and its conjugate ethanoate ion is a conjugate base. So you can see
कि जितने भी कॉन्जुगेट हैं देयर ऑल नेगेटिव आयंस, कॉन्जुगेट्स आर नेगेटिव आयंस, ये सब के सब नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। तो इथेनोएट आयन इज अ कॉन्जुगेट आयन और कॉन्जुगेट बेस, एंड इथेनोइक एसिड CH3COOH and CH3COO minus are conjugate pairs, ठीक है जी। बात समझ में आ गई, ये कॉन्जुगेट इसको डिफाइन भी करेंगे, बट यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। तो ये हमने कॉन्जुगेट एसिड और बेस जो है वो सबकी क्या हो गया कि कोई भी एसिड जो है वंस इट लूजेस प्रोटॉन इट बिकम्स अ कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली वंस बेस एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, जैसे अगर आप यहाँ देखें तो वाटर जो है H2O was acting as a base, but once it accepts proton, ये क्या बन गया H3O plus, and H3O plus will act as a conjugate acid, ये क्या कहलाएगा conjugate acid। तो जैसे आपने कहा कि when an acid loses a proton it becomes a conjugate base, we can also say कि when a base accepts proton, when a base accepts proton it becomes conjugate acid, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, once it accepts proton it becomes NH4 plus, so in backward reaction ammonium ion NH4 plus will act as an NH3 is a base and ammonium ion will donate proton, so ammonium ion will act as conjugate acid, and we can say that ammonia and ammonium ion are conjugate pair, ठीक है जी। तो ये आप बेस के लिए भी कह सकते हैं। Acid once it loses proton it becomes a conjugate, and base once it accepts proton it becomes a conjugate, and acid and its conjugate are known as conjugate pairs. Similarly base and its conjugate are known as conjugate pairs। जी क्लियर है बेटा यहाँ तक, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को?